आज मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करती हूँ हमने अब तक क्या देखा, क्या क्या किया इस पुस्तक में, हमने क्या क्या देखा। ये पुस्तक है रॉबर्ट शॉर्ट्स लिखित योर सोल्स प्लान। उनकी और दो भी पुस्तक है, जो योर सोल्स गिफ्ट, हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका स्वाध्याय शुरू है डॉक्टर रितु जैन के साथ। और एक है योर सोल्स लव, जो एक रिसेंट बुक है, और वो भी बहुत अच्छा बुक है। इसमें उस पुस्तक में भी बहुत सारी बातें बताई गई है जो लेसन्स हमें सीखने हैं। प्रेम के लिए हमने कुछ लेसन्स प्लान किए हैं। एक्चुअली सारे लेसन्स प्रेम के लिए ही बनाए हैं, उसी प्रेम को एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन योर सोल्स प्लान हम इसको ले सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेज है समझने की कि इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं है। इंसान इस जीवन में शरीर लेके आया है, लेकिन वो उसका मूल स्वरूप है आत्मा, एक प्रकाश, दिव्य आत्मा से बना हुआ ये स्वरूप है। और उसी स्वरूप को एक्सप्लोर करने के लिए ये बुक बहुत अच्छे से बता एक्सप्लेन कर रही है हर एक कॉन्सेप्ट को। ये पुस्तक जो लिखी है वेस्टर्न एक ऑथर ने, जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे ईस्टर्न कॉन्सेप्ट्स वहां पे बहुत डिफरेंटली एक्सप्लेन किए गए हैं, केस स्टडी की तरह। एक साइंटिफिक वे से उसको देखा गया है, क्योंकि हिप्नोटिज्म जो है वो हिप्नोटाइज करके या फिर केस स्टडीज करके चैनलिंग करके जो भी प्रोसेस की गई है, उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, वो एक्चुअली विथ प्रूफ्स है। देर इज, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। और यही एक सुंदर बात है जिसकी वजह से आज जो मानव लॉजिकल थिंकिंग करता है उसे ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये जो लिखा गया है वो सच है, क्यों सच है, और किस तरह से ये सब लिखा गया है, हम कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सारे प्रश्नों का आंसर इस पुस्तक से मिल जाता है। रॉबर्ट शॉर्ट्स की ये जर्नी 2003 में शुरू हुई थी, जब उनके जीवन में ट्रांजिशन आया था। उस उस समय पे उनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस थे, और अचानक से इनको उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था उसकी वजह से उन्हें कोई भी चीज खराब नहीं लग रही थी, उनको सब कुछ अच्छा, एक प्रेम की उन्हें अनुभूति हो गई थी, सब कुछ अच्छा लगने लगा था। उसके बाद इन्होंने ये जो स्टडी उनकी कंप्लीट की, उसके बाद उन्हें लगा कि मैं केस स्टडीज करना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान इस तरह से क्यों अपना जीवन प्लान करेगा। उन्होंने शुरुआत में इसे एक्सपेरिमेंटल रखा, उनको लगा कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे जानना है इसलिए। लेकिन इवेंचुअली ये इनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग साबित हुई, क्योंकि इन्होंने इस केस स्टडी और इस पुस्तक पर जो 3 साल बिताए, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अंत में क्रिस्टिना के उस स्टोरी में पता चला कि ये रॉबर्ट शॉर्ट्स का खुद का एक पर्पस है, एक यूनिवर्सल पर्पस है, जिसके कारण ये पुस्तक लिख पा रहे हैं। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट तो किया एटलीस्ट, है ना। जिसके कारण अभी देखिए कितने साल हो गया इस पुस्तक को आके। हम इतने सालों में, अभी अगर हम आज सीख रहे हैं तो इतने सालों में कितने सारे लोगों को उन्होंने ये बात सिखाई है। ही हैज टच सो मेनी सोल्स, लाइक ही वॉज एबल टू टीच सो मेनी सोल्स कि आप यहाँ पे आए क्यों हो मानव जीवन में। Okay. फिर इस फर्स्ट चैप्टर में वो बताता है कि प्री बर्थ प्लानिंग क्यों करता है कोई भी। फर्स्ट है कि उनको री इनकारनेट क्यों करना है, उसका एक कारण होता है। जो भी कारण है, जिस कारण से भी वो रिल्म, वो तलों को छोड़ के इस पृथ्वी तल पे आते हैं, वो कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बहुत बड़े लेसन्स लिखे होते हैं। वो विलिंगनेस है, उनका विलिंगनेस है यहाँ पे आने का। और यहाँ पे आने के बाद वो कुछ चीजें भूल जाते हैं, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि वही उनको सिखाता है कि चैलेंजेस को फर्स्ट टाइम कैसे आप ओवरकम कर रहे हो, कैसे फेस कर रहे हो। उनको नहीं लगता है कि मैंने बार बार किया है, उनको पता ही नहीं होता है। तो ये एक जो मोटिवेशन है, वो उनको चैलेंजेस को फेस करने का एक स्ट्रेंथ देता है। री इनकारनेट जो भी कारण से हुआ है, उस कारण की वजह से प्री बर्थ प्लानिंग होती है। सेकेंड रीजन उन्होंने बताया है कि लर्निंग थ्रू ऑपोजिट्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वो लर्न कर रहे हैं ऑपोजिट्स से। जैसे हमने फर्स्ट स्टोरी देखी है चैप्टर नंबर 2 में जॉन की, जिसे जो एक जॉन पुरुष की तरह जन्मा था, एक मेल फॉर्म में जन्मा था, लेकिन जब वो बड़ा होते गया टीनेज फॉर्म में, उसे फील हो रहा था कि वो होमोसेक्सुअल है, वो समलैंगिक है ना। तो तब उसे समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे मैं बताऊं घर पे। मुझे समझ में आ रहा है मुझे क्या हो रहा है, लेकिन घर पे बताऊंगा तो वो डर था। उसे सीखना था अनकंडीशनल लव, जो इस बॉडी के बियॉन्ड है।
इस पृथ्वी तल पे जो प्रेम दिखाई देता है वो शरीर से जुड़ा हुआ है या फिर कुछ रूल्स से जुड़ा हुआ है। जो प्रेम यहाँ दिखाई देता है वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो इस शरीर से परे है, आत्मा है। जो प्रेम अलाउ करता है जिस तरह से आप जीना चाहो, जिस तरह से आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहो। तो वो उसने ऑपोजिट से सीखा। पहले तो ये जब बताया उसके परिवार को जॉन ने, तब उसके परिवार से उसे विरोध आया, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उसे उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाना पड़ा क्योंकि हिज फैमिली wasn't एक्सेप्टिंग हिम। बड़े हुआ, बड़े होते होते उसको जो भी अपमान सहन करने पड़ा, खुद के लिए गिल्ट था कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा शरीर ऐसा क्यों है, मेरी भावनाएं ऐसी क्यों है। उस गिल्ट को मिटाने के लिए, उस गिल्ट को एक्चुअली एक्सपीरियंस करके अनकंडीशनल लव को समझना है, ये उसका प्लान था। ऑपोजिट से, क्योंकि पहले गिल्ट तो समझना चाहिए क्या है ना। तो गिल्ट समझ लिया तभी आप वो रास्ता चलने के लिए तैयार होंगे जहां पे आपको अनकंडीशनल लव फील हो जाएगा। तो जॉन के साथ ऐसे हुआ जब उसको एड्स हुआ। उसके बाद जब उसका मौत मतलब उसने बहुत करीब से देखा, नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया, देन ही अंडरस्टूड कि ये जीवन तो मेरे लिए बहुत कुछ बड़ा पर्पस लेके आया है। एंड नाउ दैट, आफ्टर दैट मोमेंट ही अंडरस्टूड कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। तो ये सेकंड रीजन है, लर्निंग थ्रू ऑपोजिट्स। ये सीख, इस तरह से सीखने के लिए कोई भी सोल प्री बर्थ प्लानिंग करती है। थर्ड रीजन बताया गया है कि कर्म, आपके कर्म होते हैं। कभी किसी को आपने किसी तरह से दर्द दिया है ना, तकलीफ दी है, उसी तकलीफ को आपको इसी जीवन में सहन करना है। क्योंकि दो चीजें हैं, हम कहते हैं कि उस जन्म में जो आपने किसी को परेशान किया, दर्द दिया, वो एक नेगेटिव ऊर्जा की तरह वहां रह गया, जिसे हम दुष्कर्म कहते हैं हमारे हिंदू भाषा में। तो या फिर अंग्रेजी में उसे सिन कहते हैं। लेकिन हम लोग, जो मैं हिंदुइज्म की तरह बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो मैंने सीखा है, पाप और पुण्य उस पर बहुत बेस्ड है। आप कुछ कर रहे हो तो उसमें पाप होता है, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो तो उसमें पुण्य हो सकता है। तो मैं उस दृष्टि से बता रही हूँ कि जो दुष्कर्म की है वो है नेगेटिव ऊर्जा जो वहां पे रह गई, इमोशंस जिसके कारण वहां पे एक नेगेटिव ऊर्जा रह गई, उसको हमें बदलने का एक मौका मिलता है। यहाँ इस जन्म में आपको पावर मिल सकता है। वो पावर इसलिए मिलता है क्योंकि आपको अवेयरनेस के साथ कि मुझे मुझे अच्छा ही करना है, ये अवेयरनेस रखते हुए उसका अच्छा इस्तेमाल करके आप उस नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। और जैसे लर्निंग थ्रू ऑपोजिट्स है, आपका पावर सब निकाल लिया जाता है, आपको पावरलेस बनाया जाता है, आपको इतना हतबल कर देते हैं कि यू हैव टू लर्न हाउ टू चेंज दैट फ्रीक्वेंसी थ्रू सफरिंग्स। तो ये दो दो चीजें हैं जिसके बाद आप सर्विस, सेवा कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये दर्द होता क्या है, ये क्यों हमें मिली है पीड़ा। जब आप पीड़ा से गुजरते हो तो आपकी तरह कोई पीड़ा से जा रहा है, उसकी तरफ आप करुणा भाव से देखते हो और आप मदद करने के लिए तैयार होते हैं और सेवा करने के लिए तैयार रहते हो। तो ये तीन बड़े कारण बताया गया है जिसके लिए कोई भी सोल इनकारनेट होती है, यहाँ पे इनकारनेशन चूज करती है या फिर प्री बर्थ प्लानिंग वो चूज करती है। सेकेंड चैप्टर में हमने जॉन की स्टोरी देखी जो मैंने बताया। ये चैप्टर पूरा इसी पर बेस्ड है, फिजिकल इलनेसेस। दो केस स्टडीज यहाँ पे है। जॉन की, जिसे एड्स हो गया है, और जिस जमाने में उसे वो डिटेक्ट हुआ था, उस जमाने में एड्स के पेशेंट्स को बहुत खराब तरीके से देखते थे। और डोरिस, डोरिस जो सेकंड केस स्टडी है, उसे ब्रेस्ट कैंसर 2 बार हुआ। एक बार हुआ जब उसके अंदर बहुत सारा बदलाव आया, लेकिन सेकेंड टाइम हुआ जहां हीलिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वहां हीलिंग होने का प्रोसेस कंप्लीशन में आ गया। डोरिस एक बहुत मेच्योर सोल है, कहा गया है कि वो टीचर लेवल की सोल है, जिसको देख के दूसरे लोग बहुत इंस्पायर हुए कि कैंसर की जर्नी में भी लोग मतलब अच्छा फील कर सकते हैं, विच इज रियली डिफिकल्ट टू लाइक, वो कन्विंसिंग नहीं है, डिफिकल्ट है उसको कन्विंस करना किसी को भी कि कैंसर जर्नी भी किसी को हीलिंग प्रोसेस में लेके जा सकती है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब डोरिस को कैंसर हुआ तब उसे पता था कि वो इससे, उसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। कुछ चेंज तो हो जाएगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी, ये पहले उसको पता चल गया। तो ये, उसे हम कहते हैं प्री डोमिनेशन। उसे
पहले ही आत्म, क्या बोलते हैं उसे मराठी हिंदी में नहीं पता, लेकिन उसे पता चल गया था कि मैं तो मरूंगी नहीं इससे। उसे एक भावना आ गई थी कि ये क्या होती है भावना, या इट्स हर फ्यूचर, जो प्री बर्थ प्लानिंग में उसने ऑलरेडी प्लान करके रखा है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसके कारण मैं बदलूंगी, लेकिन मैं इससे मृत्यु नहीं, मतलब मृत्यु तक नहीं जाऊंगी। तो ये उसे याद आ गया। फर्स्ट वो है। सेकंड होता है आपका आकाशिक रिकॉर्ड, जो ओपन बुक है, एक्टिव बुक है। उसमें आपने फ्यूचर के बारे में भी कुछ लिखा होता है, राइट? उसमें चेंजेस होते रहते हैं। सो शी अंडरस्टूड कि उसका फ्यूचर का क्या प्लान है, इन अ ग्लिम्प्स कि हाँ हुआ तो है ब्रेस्ट कैंसर। उस दिन उसे डिटेक्ट, उसका जो रिपोर्ट्स देखे वो डिटेक्शन देखा उसने। तो उसे पता था कि मरेगी नहीं ये फर्स्ट टाइम जो हुआ, बट शी डिडंट नो कि उसे सेकेंड टाइम भी होगा, है ना? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप किसी भी तरीके से, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी फेज में आपके लाइफ के अलाइन हो जाते हो थोड़ी देर के लिए भी, तब आपको फ्यूचर के भी आपके ग्लिम्सेस दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे पास्ट के दिखते हैं। कुछ लोगों को ड्रीम में पास्ट दिखाई देता है, कुछ लोगों को अभी जो कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो बार बार जो आप रिपीट करते रहते हो, वो बहुत एक रूटीन बन गया है आपके लिए बहुत बड़ा। वो रूटीन से बाहर आने की जरूरत है, तब आपको बहुत बार बार दिखते हो आप ड्रीम में। अभी का जैसे खाना बना रहे हैं, फिर किसी को परोस रहे हैं, फिर कहीं बाहर जा रहे हैं, रिपीटेडली आप वही देखते जा रहे हो, क्योंकि आप इतने फंस गए हो उस रूटीन में, दैट यू नीड अ चेंज इन योर लाइफ। मूव ऑन नहीं हो रही है आपकी एनर्जी, तो आपको बार बार दिखाई देंगे। अगर फ्यूचर के आ रहे हैं, ये आपके लिए ओपनिंग है, ये मैसेज है आपके मास्टर्स के थ्रू कि दिस इज कमिंग, you need to work on your lessons, unless and until you learn what you need to learn। ये ये एक्टिवेशन में आएगा। ये कर्मा प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं, वो एक्टिवेशन में आएगा। वो फ्यूचर का ग्लिम्स होता है, जो डोरिस को दिखाई दिया जब वो एक क्षण में अलाइन हो गई होगी। तो जो ये सारे लेसन्स हैं वो उसने लिए। इसके इसके 2 बार कैंसर की स्टोरी में उसने हीलिंग अचीव किया। वो एक मेच्योर सोल थी जिसने फर्स्ट टाइम कैंसर हुआ तब, जब वो उस जर्नी से जा रही थी, तब उसने लोगों को इंस्पायर किया कि इट्स ओके, इट्स ओके, ये जर्नी है, और ये जर्नी जल्दी से ठीक भी हो जाएगी, यू विल बी फाइन। ऐसे करके उसने बहुत सारे अदर कैंसर पेशेंट्स को भी मदद की। सेकेंड टाइम भी सिमिलर हुआ, उसने बहुत सारे लोगों को मदद की, और खुद की एक्चुअल हीलिंग उसने कर ली। थर्ड चैप्टर में हमने देखा कि जेनिफर की स्टोरी, जिसको 2 हैंडीकैप्ड किड्स है, और एक बेटी है जो नॉर्मल पैदा हुई। जो सबसे बड़ी बेटी है सैरा, वो एक्चुअली सपोर्ट करने के लिए आई है उसके भाइयों को। जो भाई ऑटिस्टिक है, एक सिवियरली ऑटिस्टिक है, एक माइल्ड फॉर्म ऑफ ऑटिज्म है, लेकिन शारीरिक दृष्टि भी वो हैंडीकैप्ड है। वो अपंगत्व एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बीइंग अ पेरेंट ऑफ दीज किड्स, जो एक बहुत हेल्दी है, अच्छी है, नॉर्मल है, बाकी 2 में से एक बहुत सीवियरली ऑटिस्टिक है और एक माइल्डली ऑटिस्टिक है, लेकिन उनके टेम्परामेंट्स बहुत डिफरेंट है। तीनों डिफरेंट लेवल पे है वो किड्स, तीनों के टेम्परामेंट्स डिफरेंट है। तीनों को संभालना है एज अ सिंगल पेरेंट। ये जेनिफर का बहुत बड़ा चैलेंज ये बता रहा है हमें कि लाइफ को एक ही एंगल से आप नहीं देख सकते हो। लाइफ आपको सारे एंगल्स दिखाएगा उसके, उस लर्निंग के, राइट? तो किसी के जीवन में अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा दुख है, सो दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दोज एंगल्स, बिकॉज दे नीड टू डू द कंप्लीट लर्निंग। वो लेसन को कंप्लीट करना है हर तरह से। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये सर्विस का एक एक्शन है। पेरेंट जिनके हैंडीकैप किड्स हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग अ बिग सर्विस टू दोज सोल्स, है ना? वो देख के उनमें इतना पेशेंस आएगा, इतना अनकंडीशनल लव आएगा, कि वो जीवन की तरफ देखने का उनका नजरिया बदल देगा। उनमें कंपैशन आएगा, वो जजमेंट चला जाएगा जो एक नॉर्मल पर्सन को दूसरी तरफ देखने का होता है। पिटी, एक पिटी भावना होती है जिसे हम सहानुभूति से लेते हैं, लेकिन सहानुभूति में भी एक पिटी होती है कि अरे अरे बेचारा है। वो बेचारेपन की भावना जो हम बोल रहे हैं ना कि जजमेंट है, वो चली जाएगी। तब आप में करुणा आएगी कि ओके, इट्स ओके, जो भी हो रहा है ना, वो अच्छे से जी पा रहा है ना, दैट्स कंप्लीट, देन द लाइफ इज ओके, ऐसा वो समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा इनका सोल प्लान ही ऐसा था, जहाँ पे जेनिफर केयर टेकर बन के उनका
संभाल उनको संभालने वाली थी, क्योंकि उसके खुद के कुछ लेसन्स थे। ये चारों लोग, मतलब जेनिफर, सेरा और उनके दो बच्चे जो ऑटिस्टिक है थे, मतलब तो ये चारों जो है अपने अपने सोल प्लान्स में कुछ सीखना चाहते थे अकॉर्डिंग टू देयर ओन सोल प्लान। उन्होंने चारों ने बन के जो प्री बर्थ प्लानिंग, जो सोल एग्रीमेंट किया एक दूसरे के साथ, उसमें सपोर्ट करना है एक दूसरे को, अनकंडीशनल लव सीखना है, पेशेंस सीखना है, और पंगत्व को एक्सपीरियंस करना है उन बच्चों को, क्योंकि वो एक सोल्जर्स थे किसी जन्म में। उन्होंने किसी जन्म में किसी को बोलने के लिए मौका नहीं दिया था, उनको अच्छे से जीने के लिए मौका नहीं दिया था, जो अभी इनको यहाँ एक्सपीरियंस करना है। तो बेसिकली ये कंप्लीट पैकेज है, हर तरह से सब लोग सीख रहे हैं, ऐसा बताया गया है। फिर चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस। डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस में, ब्लाइंडनेस एक ऐसे इंसान की स्टोरी है, बॉब नाम उसका है। बॉब ने अपनी प्री बर्थ प्लानिंग कुछ और ही करी थी, लेकिन अचानक उसके बर्थ के बाद, प्रीमेच्योर बर्थ होने के बाद, उसकी स्टोरी बदल गई। उसने जो पाथ अपनाया था प्री बर्थ प्लानिंग में, वो था कि नॉर्मल वो जिएगा, नॉर्मल पर्सन की तरह, लेकिन आगे जाके वो होमोसेक्सुअल में होते हुए, वो होमोसेक्सुअल होते हुए हेट्रोसेक्सुअल मैरिज में चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस। लेकिन जन्म के बाद, जब वो प्रीमेच्योरली बर्थ उसका हुआ था, एक्सीडेंटली वो ब्लाइंड बन गया, ऑक्सीजन के ज्यादा फ्लो की वजह से उस इंक्यूबेटर में वो ब्लाइंड बन गया। अब वो ब्लाइंड है बचपन से, जन्मता आप बोल सकते हैं, वो ब्लाइंड बन गया है अब। उसका जीवन जो उस प्लान को भी एक्सपीरियंस करेगा, होमोसेक्सुअलिटी को भी, हेट्रोसेक्सुअलिटी को भी, और ब्लाइंडनेस को भी। चैलेंज अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा सौम्यता आ गई, बहुत ज्यादा सौम्यता आ गई। उसका उसका जो उसकी जो माइंड है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो जैसे कंप्लीटली बैरोमीटर पे रहता था, बैरोमीटर जो हर समय ऑन है। काइंडनेस का बैरोमीटर वो कहता है खुद को। वो कहता है अगर कोई इंसान मेरे सामने भी खड़ा रह जाए, मेरी तरफ देख रहा है, तो मैं तो उसे देख नहीं सकता हूँ, लेकिन आई कैन फील इफ द पर्सन इज रियली काइंड टूवर्ड्स मी और नॉट, क्योंकि मेरा बैरोमीटर हमेशा शुरू है। कोई मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, वो सच में प्यार से बात कर रहा है या फिर उसका स्वार्थ है, मैं समझ लेता था। उसके लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कहता है। वो कहता है कि लोग जब कहते हैं कि ये एरोप्लेन है, ये पेंसिल है, या फिर ये ऐसा व्हीकल है, या फिर एक इंसान बहुत सुंदर है, या फिर उसके बाल बहुत अच्छे, कुछ भी बोल रहे हैं, आई हैव नेवर सीन दीज थिंग्स। मैं बस समझ लेता हूँ कि ओके ये अच्छा है। उसने बताया, क्योंकि मेरे पास आंखें नहीं है, मुझे मेरे शरीर के बारे में कुछ खराब नहीं लगता है। मुझे लगता है, मुझे समझ नहीं आता है कि कौन सांवला है, कौन गोरा है, कौन सुंदर है, कौन कुरूप है। वो बोल रहा है मैं सुंदर ही हूँ, क्योंकि मैं खुद को देख नहीं पाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे दिखता हूँ, बट आई नो आई एम रियली रियली गुड पर्सन, वेरी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल पर्सन। तो ये उसको प्रोफाउंडली बता रहा है उसका सोल, कि यू आर इन एक्सेप्टेंस। when you experience these type of situations in your life, you automatically learn acceptance, स्वीकृति में आ जाते हो। स्वीकृति उस उन सारी चीजों की जो पहले शायद आप नहीं कर पा रहे थे, ब्लाइंड बन के वो स्वीकृति को अचीव कर पाया। सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ में जो भी प्रेम, करुणा, करुणा की जागृति उसके अंदर जो हुई, उसकी आवाज में करुणा है, इतना उसने करुणा को जागृत की है। तो ये सब हमने बॉब की स्टोरी से सीखा। पेनेलोपी की स्टोरी बहुत डिफिकल्ट थी उसकी लाइफ में, क्योंकि पेनेलोप जो डेफनेस, कर्णबधिर जो हो गई थी बचपन से, वो स्टोरी बताती है। उसके सोल प्लान से पता चलता है कि उसके प्रीवियस बर्थ के ट्रॉमास, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गई थी, वो जब न्यू इनकारनेशन प्लान कर रही थी, तो वो कितना इम्पैक्ट किया उस सोल को। वो नेगेटिव सिचुएशन का जो फ्रीक्वेंसी है, वो न्यू इनकारनेशन के समय भी इम्पैक्ट करती है। दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हमें लगता था कि सोल जब ये शरीर छोड़ के जाती है, वो कुछ भी नहीं लेके जाती है ना, लेकिन वो कुछ यादें ऐसी होती है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इतनी स्ट्रांग है वो इमोशंस, कि वो फ्रीक्वेंसी उन यादों की तरह उन सोल्स के साथ भी चली जाती है,
उन ऊर्जाओं के साथ भी चली जाती है उस रिल्म में। तो पेनेलोप के साथ वैसा ही हो गया। पेनेलोप जो प्री बर्थ प्लानिंग के लिए बैठी है, वो पहले बहुत उत्साही थी, लेकिन अचानक से उसे याद आने लगता है उसके मॉम को कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया। वो गन शॉट, वो आवाजें, इस समय पे वो फिर समझ लेती है कि मुझे इस बार कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो वो डेफ बन जाती है। डेफ होने के बाद उसके जो भी चैलेंजेस है उसके कारण वो एक टीचर बनती है। डेफ डेफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो साइन लैंग्वेज, इंग्लिश इंग्लिश साइन लैंग्वेज सिखाने लगती है। अ, जो उस समय पे उसने ट्रॉमा, उसके लिए ट्रॉमा क्रिएट हुआ था, वो ऊर्जा यहाँ पे बदल जाती है दूसरों को मदद करने से, क्योंकि उसमें भी कंपैशनेट वो नेचर आ गया है। उसके अंदर भी वो हीलिंग आ गई है जो पहले हीलिंग नहीं हो पाई। और जो ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं कर पा रही थी, वो ट्रस्ट और फेथ उसके अंदर उसने बिल्ड करना शुरू किया। उसने फेथ पे इस बार काम किया। फिर चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा कि ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म। यहाँ पे हमने शैरन, शैरन एज अ पेरेंट, पेरेंट है जो इसका बेटा ड्रग एडिक्ट है। तो वो जर्नी है। शैरन एक पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में वो नर्स है। और उसने बहुत सारे किड्स को देखा है जन्मते हुए, और बहुत उसकी जर्नी आगे जाते हुए। खुद के बेटे की जर्नी बहुत डिफरेंटली देख पा रही है, क्योंकि उसके बेटे ने ओवरडोज होने के कारण उसका बेटा मरते मरते बचा है। अब उसको सेकंड चांस मिला है इस जीवन में, टोनी को। और टोनी को जो एक्सपीरियंस करना था, टोनी किसी जन्म में मैजिशियन था, उसे वही एक फील करना था मैजिशियन का लाइफ, जहाँ पे मैजिक होता है लाइफ में, जहाँ पे बहुत लाइटनेस होता है, वहां पे डिफरेंट पावर्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं एज अ म्यूजिशियन वो जब खेलता है जीवन में। अब इस जीवन में वो एक नॉर्मल पर्सन है, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो मैजिशियन नहीं है। वो मैजिक हीरोइन ड्रग के द्वारा महसूस करता है, जो दूसरे काइंड ऑफ तरह से उसे एक्सपीरियंस करना चाहता था। लेकिन ओवरडोज की वजह से वो मृत्यु के पास आ जाता है। जब शारन को ये समझ में आ जाता है कि इसको ओवरडोज की वजह से ये सब हुआ है, वो खुद को बदलने लगती है। वो कहती है कि मैं अब से इसको ध्यान दूंगी, इसके साथ मैं अपने ही हॉस्पिटल में ऐसे लोगों को मदद करूंगी जो इसी तरह के एडिक्शन से जा रहे हैं। उसने एमओएम नाम का, मॉम्स ऑन मेथेडोन और समथिंग ऐसे, उसने एक न्यू प्रोग्राम शुरू किया, जिसके कारण जो प्रेग्नेंट लेडीज है जो ड्रग एडिक्टेड है उनको मदद की, और उनके वजह से उनके बच्चों को भी मदद हुई, जो बच्चे पैदा होने वाले हैं आगे। सो दिस बिग पर्पस, जो उसका जो ये जो बड़ा सा पर्पस है, जो उसके इल्यूजन को, टू कंट्रोल समवन, शी कैन कंट्रोल एनीबडी, वो इल्यूजन को हटा के सर्विस में लेके आ गया कि सेवा सबसे बड़ा पर्पस है तुम्हारा। तुम किसी को कंट्रोल कर सकती हो, ये इल्यूजन तुम्हें मिटाना पड़ेगा। तुम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकती हो, तुम सिर्फ खुद को ही कंट्रोल कर सकती हो। तुम्हारे अंदर परफेक्शनिस्ट होने की जो इच्छा है वो भी गलत है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। जब ये पर्दा हट जाता है शारण के आंखों के सामने से, तब शी अंडरस्टूड कि वो डिफरेंट है, शी इज नॉट दैट पर्सन, शी इज अ डिफरेंट पर्सन, जिसमें बहुत प्रेम है, लाइफ की तरफ देखने का नजरिया रिस्पेक्टफुल है उसका, क्योंकि वो भी एक मेच्योर सोल है। शी इज रेडी टू मूव ऑन टू सम अदर लेवल, बीइंग अ सोल टीचर एट द सोल लेवल। टोनी को मदद करना उसका यहाँ पे काम है। टोनी को सिखाना यहाँ पे काम है कि सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ क्या होता है। उसके साथ उसने खुद को भी सिखा दिया कि इवन दो आई एम अ मेच्योर सोल, आई कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग व्हेन आई कम हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। वो उसको समझ में आ गया। पैट, पैट की स्टोरी बताती है अल्कोहलिज्म। पैट खुद अल्कोहलिक है, और उसका जर्नी ऐसा है कि वो इतना ज्यादा अल्कोहल में डूब गया था कि उसने उसके पहले वाइफ को और बच्चों को छोड़ दिया। उसे पता है, याद ही नहीं रहा कि उसकी कोई फैमिली है, वो चला गया कहीं पे। फिर सेकंड शादी की, वो शादी हुई, वो भी वो लेडी अल्कोहलिज्म, उसको बहुत अल्कोहलिक थी, और उसने छोड़ दिया। अब वो पैट को मदद कर रही है इस अल्कोहल के समस्या से बाहर आने के लिए, बट विथ लव। उसने कभी भी उसको कंट्रोल करने की इच्छा नहीं जताई। वो विथ कंट्रोल, विथ लव वो सब उसको सिखा रही है। एट वन पॉइंट जब पैट अलाइंड हो गया, उसे समझ में आ गया कि ये
ये नहीं है मेरा जीवन इस तरह से, मतलब मुझे अभी बदलना चाहिए। तब वो अलाइन हो गया और उसे अनुभव हुआ, उस दिव्य आत्मा का अनुभव हुआ जो उसके साथ है, जिसे हम भगवान कहते हैं। और वो उसका मास्टर है, वो उसे मदद कर रहा है इस जर्नी में। उसमें खुद में बदलाव आया। और इस स्टोरी के इस केस स्टडी के द्वारा हमारे तक ये मैसेज पहुंचाया कि वो दिव्य आत्मा हमेशा आपके करीब होती है, इतने करीब है जितना आपका हेयर स्ट्रे अपना बाल होता है ना, बाल का थिकनेस से भी कम आपके, अब दोनों के बीच में गैप है। इतने क्लोज हमारी दिव्य आत्मा हमारे साथ है। सपैट हमें इस केस स्टडी के द्वारा बता रहा है। तो इस केस स्टडी में हमने देखा कि सेल्फ लव कितना इम्पोर्टेंट होता है, बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। और हमने देखा कि फॉरगिवनेस, खुद को फॉरगिव करना भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। गलतियां करते रहते हैं लोग, सब लोग करते हैं, हम लोग सभी करते हैं। लेकिन खुद को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। वो हमने बॉब सॉरी पैट की स्टोरी से समझा। फिर आता है डेथ ऑफ लव्ड वंस, चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे हमने देखा कि ग्रीफ, हमेशा जो ग्रीफ है वो हमें डाउनवर्ड्स नहीं लेके जाएगा। ग्रीफ हमें एक्चुअली अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि दूसरों को, दूसरी की तरफ देखने की हमारा दृष्टिकोण दृष्टिकोण कैसे बदल पाए, हमारा दर्द सर्विस में कैसे बदल पाए हम लोग। जब हमारे ऊपर कोई पेन होता है, दर्द होता है, तब हमारी जैसे हमारे मन के दरवाजे ओपन हो गए दूसरों के दर्द को समझने के लिए। when that happens you should use it for good reason, ना कि आप उनके साथ बैठ के रोते रहो। आप इसको एक्चुअली किसी के जॉय का एक जॉय का एक पर्पस, या फिर एक जॉय का एक जरिया आप बना सको, आपके पेन को दूसरे की लाइफ को भी सुंदर बना पाओ और खुद की भी लाइफ को सुंदर बना पाओ। इस स्टोरी में हमने देखा कि जब वैलरी नाम की एक जो लेडी है, उसने अपने बेटे को गवाया, उसने अपने मंगेतर को गवाया, तब क्या हुआ? तब उसने जो ग्रीफ अपने मन में रखा था वो एक्चुअली उनको एक्चुअली बदलने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, और उन्होंने वो ले ली। उन्होंने मदद किया और खुद को उस चक्र से बाहर निकाला, उस ग्रीफ के चक्र से। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आपका पर्पस जो है वो बहुत बड़ा है, उस नेगेटिव इमोशन को आपको पॉजिटिव में बदलना है। जब आपने वो कर लिया और आपके बड़े पर्पस को आपने फुलफिल कर लिया, यू आर एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ दैट कर्म चक्र। कर्म के चक्र से आप बाहर आ रहे हो, विच इज अ वेरी बिग थिंग। और ये एक वेकअप कॉल भी होता है कि जब आपके जीवन में कोई ऐसा है इंसान जो आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, उसे उतना समय दीजिए, उसको उतना आप लविंगनेस के साथ उसके साथ जीवन जिए। नहीं तो एक समय के बाद वो, या फिर आप कोई भी अगर इस जीवन में नहीं रहे, तो जो आपको करना था आपने किया ही नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में। सो दिस इज अ रियली बिग मैसेज थ्रू दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 में हमने एक्सीडेंट्स देखा। एक्सीडेंट में हमने पहले देखा कि जेसन जेसन नाम का जो इंसान है वो खुद ही के बैकयार्ड में जो स्विमिंग पूल है उसमें ही उसको इंजरी हो जाती है, और वो अपने नेक से नीचे पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है। अब वो हलचल मतलब मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। और जो एक स्थिरता आ गई है उसके शरीर में, वो उसको गुस्सा दिला रही है। उसके साथ साथ उसको सौम्यता भी आ रही है, पेशेंस भी आ रहा है, खुद को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करने को वो देख रहा है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा अवेकनिंग आया है, जो अवेकनिंग वो बहुत जन्मों से ढूंढ रहा था। उसको बहुत बार मौका मिला, लेकिन वो पहले ये समझ नहीं पाया था। इस जन्म में उसने वो समझ लिया और उसने वो लेसन कंप्लीट किया। इस जर्नी में उसकी वाइफ, मॉम, डैड, उनका बड़ा बेटा, ये सारे जेसन को मदद करने आए हैं। एक सपोर्टिंग सपोर्टिंग सिस्टम वो बन गया है, पूरा फैमिली। और जो छोटा बेटा है वो मदद करने आए हैं बड़े भाई को। जो बड़ा भाई उसका बहुत जन्मों से एक पार्टनर है। पार्टनर बन के वो पहले भाई बहनों की तरह जन्मे हैं, फिर दोस्तों की तरह जन्मे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह जन्मे हैं। डिफरेंट डिफरेंट रोल्स उन्होंने प्ले किए हैं, बट इन दिस लाइफ टाइम दे आर ब्रदर्स। एंड वो एक दूसरे को मदद करने आए हैं वहां पे।
जब जेसन में ये परिवर्तन हो रहा है, उसी के साथ ये समाज में परिवर्तन हो रहा है। इस स्टोरी में, एक्सीडेंट्स के स्टोरी में, क्रिस्टीना और जेसन दोनों का एक बहुत बड़ा पर्पस यहाँ पे बताया गया है। जेसन के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि चैलेंजेस आते हैं जीवन में, लेकिन वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कैसे आ रहे हैं, ये समाज देख पा रहा है। क्रिस्टीना की स्टोरी जब हम देख रहे हैं इसी एक्सीडेंट के चैप्टर में, ये केस स्टडी में हमें पता चलता है क्रिस्टीना ने ये यूनिवर्सल सर्विस करने के लिए बड़ा सा प्लान किया है। उसके साथ जो बॉम्बर है, वो भी एक्चुअली यूनिवर्सल सर्विस का एक पार्ट प्ले कर रहा है। उसको कोई कर्मा नहीं लगेगा इस बॉम्ब ब्लास्ट का, क्योंकि जिस कारण से क्रिस्टीना इंजोर हो गई है, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया है, वो कारण ही बड़े पर्पस के लिए बना है। अगर ये नहीं होता तो उसमें और उस बॉम्बर में और इस समाज में कोई भी अवेकनिंग नहीं होती। ये अवेकनिंग की जरूरत होती है। जैसे कृष्ण कहते थे कि मैं बार बार जन्म लूंगा, मैं तब जन्म लूंगा जब मेरी जरूरत होगी। धर्म संस्थापना के लिए मैं हमेशा जन्म लूंगा। राइट। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तब एक धर्म की स्थापना हुई थी, कुछ बदलाव आया था। राइट। उसी तरह से क्रिस्टीना के उस फेज में, जब ये पृथ्वी उस फ्रीक्वेंसी से जा रही थी जहां पे बहुत ज्यादा डर था, उस डर को मिटा के प्रेम में बदलना था, इसीलिए ये बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान हुआ, जिसके अंदर क्रिस्टीना खुद इंजर्ड हो गई। इंजुरी के बाद उसने खुद का हीलिंग किया। वो क्लियर ऑडियंस, उसने पावर्स अपने एक्टिवेट किए। वो कनेक्शन में आ गई, अलाइनमेंट में आ गई डिवाइन मास्टर्स के साथ, स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ, और खुद चैनलिंग करने लगी। ये पूरा उसका हीलिंग जर्नी इंस्पायर कर रहा था लोगों को कि गुस्से को छोड़ के आप, गुस्सा और फियर्स को छोड़ के आप प्रेम को अपनाइए। प्रेम और कंपैशन से, सेवा से ही ये सृष्टि आगे बढ़ेगी, अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। ये अवेकनिंग उसने खुद में की, उस बॉम्बर में हुई और पूरे समाज में हुई। तो क्रिस्टीना की स्टोरी से रॉबर्ट को भी बहुत बड़ा एक मैसेज मिला कि क्रिस्टीना और रॉबर्ट दोनों मिलके इस यूनिवर्सल सर्विस को कैसे आगे लेके जा रहे हैं। क्रिस्टीना की स्टोरी से हमें एक चीज पता चली कि न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी को हमें अचीव करना है, क्योंकि सोल न्यूट्रल ही होता है हमेशा। सोल जिस स्थिति में वहां उस रिल में जाता है, वो न्यूट्रल होता है, वो क्रिटिक नहीं होता है। सोल ऑलवेज इन दैट न्यूट्रलिटी। फॉरगिवनेस हमें सीखना है। यहाँ पे एक उन्होंने चेन बताई है। जब हमें किसी चीज से गुस्सा आता है, उस गुस्से के कारण हमारे अंदर फियर्स आते हैं। फियर्स कंट्रोल खोने का जो डर है, उसके कारण हम गलतियां करते हैं। गलतियां करने के कारण हम गिल्ट में चले जाते हैं। गिल्ट होता है तो किसी को फॉरगिव करना, खुद को फॉरगिव करना हमें याद ही नहीं रहता है। और ये पूरा चेन चलता ही जाता है। इट्स काइंड ऑफ अ सर्कल, इट गोज ऑन रिपीटिंग। हमें न्यूट्रलिटी को समझने के लिए पहले खुद को एक्सेप्ट करना है जैसे हम है। जैसे हम हैं वो पनिशमेंट नहीं है। ये ट्रॉमा हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये चैलेंज हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है। जब आप ये समझोगे तभी मूव फॉरवर्ड कर पाओगे। आप विक्टिम नहीं हो। यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर एक्चुअली हीरो ऑफ योर स्टोरी। ऐसा हमको समझना पड़ेगा। जब आप ये समझोगे, खुद को आप एक्सेप्ट करना सीखोगे, खुद को फॉरगिव करना सीखोगे, खुद को अलाउ करना सीखोगे, जैसा जी रहे हो वो सही है। सिमिलरली जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, फॉरगिव करते हो, तो दूसरों को भी सिमिलरली देखने लगते हो, उनको भी स्वीकृति में लेके आते हो, उनको भी क्षमा भाव में लेके आते हो, उनको भी अलाउ करते हो, उनको जैसे जीना है उस तरह से। जब ये भावना आपके मन में आ जाती है, तो आप उनके साथ जो स्ट्रिंग्स अटैच थे इस पृथ्वी तल के कृति के वजह से, मनसा वाचा कर्मणा हम कहते हैं, मन से, वचनों से या कर्मों से हुए जो बंधन है, वो आप तोड़ देते हो फॉरगिवनेस से। विच इज अ बिग थिंग, क्योंकि अगर वो बंधन टूट गए, दैट मीन्स कि आपको फिर से उनके साथ इस तरह के जन्मों में नहीं आना है। यू कैन एक्सप्लोर समथिंग एल्स, अगर आपको लेना है जन्म तो। फॉरगिवनेस के बाद आपको जब प्रेम समझ में आता है, जब आप पूरी तरह से प्रेम में होते हो, तो किसी को फॉरगिव करना, मांगना कुछ रहता ही नहीं है। कुछ पॉइंट ही नहीं है उसमें, क्योंकि आप ऑलरेडी जज करने से बहुत आगे चले गए हो, आप लव में आ गए हो। वो अनकंडीशनल लव। जब आप अनकंडीशनल लव समझते हो, तभी आप सरेंडर कर पाते हो।
When you surrender yourself to the divine, then divine is taking care of you, and divine will guide you through your this life journey. आपका हर एक काम उस डिवाइन की मार्गदर्शन से हो रहा है. आपको कभी लगेगा कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, वहां पे तो ये सच था, अच्छा था, काम कर गया, लेकिन मेरे दिमाग में आया कहाँ से? सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. आपका मास्टर आपके साथ है, आपको करवा रहा है आपसे वो काम, क्योंकि वो काम करना जरूरी है आपके इस जीवन के लिए. मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. कल मैंने किसी को कुछ पीडीएफ शेयर किया, मेडिटेशन स्क्रिप्ट का पीडीएफ शेयर किया, एंड द पर्सन सर, ग्रुप में किया एक्चुअली, लेकिन एक पर्सन ने मुझे रिप्लाई किया. उन्होंने कहा कि वो कुछ वीक से उनका ये जो स्क्रिप्ट है, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, उनको नहीं मिल रहा था. और किसी से उन्होंने पूछा था कि आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे सेशन लेना है आज. तो वो भूल गए शायद वो पर्सन शेयर करना. और सडनली मैंने यस्टरडे वो शेयर किया. उन्होंने कहा कि ये तो जैसे गॉड सेंट ही है पीडीएफ, क्योंकि उनको कितने दिनों से चाहिए था, मिला नहीं. मेरे लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बनाया ही इसलिए था कि मैं किसी के साथ शेयर करूं. लेकिन फॉर दैट पर्सन इट वाज सो इम्पोर्टेंट, है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी. इससे क्या समझ में आता है? जैसे हमें पैट की स्टोरी में पता चला कि आपकी दिव्य आत्मा, आपकी परमात्मा आपकी कितने क्लोज है. शायद आपके अंदर भी है, हम कहते हैं राइट, हम ही परमात्मा है, हम ब्रह्मास्मि. तो ये आपको हमेशा अवेयरनेस में रह के हमें याद रखना है, हमें कॉन्शियसनेस में रह के हमारे थॉट्स को क्रिएट करना है. बिकॉज यू आर द ब्रह्मा, यू आर द क्रिएटर, एंड यू आर द क्रिएटर, दैट मीन्स योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर लाइफ, योर जर्नी, योर फ्यूचर, राइट. ये एक बहुत छोटा एक्सपीरियंस है. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू रिलेट इट, जो मैंने आपको अभी शेयर किया पीडीएफ का. लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे दिया कि बी कॉन्शियस अबाउट योर थॉट्स, क्योंकि गॉड इज, गॉड या फिर ब्रह्मा या फिर आप खुद का कॉन्शियसनेस, वो सुन रहा है, एवरी थॉट को सुन रहा है. एवरी थॉट इज बीइंग रिकॉर्डेड इन योर आकाशिक रिकॉर्ड, एंड एवरी थॉट, एवरी एक्शन इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर. सेम मैसेज हमें इस पुस्तक से मिलता है. आपका आकर्षिक रिकॉर्ड से ही आपके सारे लेसन्स प्लान हुए हैं, आपका फ्यूचर बना है, आपका ब्लूप्रिंट बना है. ये ब्लूप्रिंट एक्टिव है. यू कैन चेंज योर ब्लूप्रिंट विथ गुड एक्शंस, विथ लव, हैप्पीनेस, जॉय. जीवन को जियो. जीवन जीने के लिए, प्यार से जीने के लिए यहाँ पे आए हैं. चैलेंजेस को पार करना बहुत इजी हो जाएगा जब आप जॉय को फाइंड आउट करोगे आपके जीवन में. सो ये मैसेज हमें रॉबर्ट से मिला है. अंत में चैप्टर नंबर 8 में रॉबर्ट कहते हैं, कोई भी चीज रैंडम नहीं है, अब विक्टिम नहीं हो. केओटिक नहीं है यूनिवर्स, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा प्लानिंग से बना हुआ है यूनिवर्स. ये मैजेस्टिक है. आप सोल, एक मैजेस्टिक सोल हो, जो यहाँ पे अर्थ पे ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंस करने आए हो. आप एक आत्मा स्वरूप हो, एक प्रकाश हो, जो ह्यूमन लाइफ यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आए हैं. अगर आप हार्मनी में हो तो आप बहुत जल्दी आपके घर वापस जा सकते हो. अगर आप हार्मनी से इम्बैलेंस हो गए तो आपको सफरिंग फील होगी, आपको बहुत दर्द होगा, आपकी जीवन का पर्पस आप गवा दोगे. तो आपका जो आज की जो सिचुएशन है, आज की जो स्थिति है, नो मैटर इफ इट इज पेनफुल और कॉम्प्लेक्स आपको लगती है, डिफिकल्ट लगती है, फिर भी इसको आपको अनकंडीशनल लव में बदलना ही है, ताकि आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो पाए, और उस लेसन से आपको जो सीखना है वो आप सीख पाओ. सो दिस इज अ लवली मैसेज फ्रॉम रॉबर्ट शॉर्ट्स, जो इस पुस्तक के लेखक है. वो कहते हैं, जो मैंने एम्पथी सिंपथी किसी को दिखाई थी, अब वो एम्पथी में बदल गई है. अब मैंने खुद का एक सोल पर्पस प्लान, हमारा मेरा खुद का मैंने जान लिया है. लोगों से मैंने इतना सीखा है. मैं समझता हूँ कि मेरे हर एक लफ्ज में अभी प्रेम है, हर एक एक्शन में अभी प्रेम है, हर एक भावना में प्रेम है, और मैं अभी जीवन को पूरी तरह से जीता हूँ. दिस इज द मैसेज फ्रॉम द ऑथर. एंड so finally we have concluded this book here.